चलिए दोस्तों, पार्टनरशिप एक्ट चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे थे और उसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, मतलब कुल मिला के पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें समझना है। मतलब बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब समझिए, ये फर्म है, ये कोई थर्ड पार्टी है मोहतरमा, ये कोई थर्ड पार्टी फीमेल भी तो हो सकती है ना। हाँ, हंसते क्यों? ये थर्ड पार्टी है, ये फर्म है और ये पार्टनर है। तो क्लियर कर लीजिए, पार्टनर जो है वो फर्म का क्या है? एजेंट है। अरे म्यूचुअल एजेंसी पढ़ी थी ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही जगह म्यूचुअल एजेंसी होती है। वो एक जगह कौन सी है? पार्टनरशिप फर्म। यानी व्हाट इज फर्म? फर्म क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। अगर ए बी सी चार पार्टनर, चारों को मिलाकर क्या कहेंगे? फर्म। अब ए क्या है? फर्म का एजेंट, यानी वो ए बी सी चारों का एजेंट है। इसका मतलब वो खुद का भी एजेंट है। इसका मतलब हम पढ़ना ये चाह रहे हैं यहां पर कि कोई भी पार्टनर बीइंग एजेंट ऑफ द फर्म, बीइंग एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इन यूजुअल या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी फर्म के बिहाफ पर यूजुअली जो बिजनेस का काम होता है उसको लेकर अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के साथ करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फर्म। भाई यार, पार्टनर क्या है? फर्म का एजेंट है ना यार। पार्टनर क्या है? फर्म का एजेंट है। तो पार्टनर अगर कुछ भी करेगा, वापस एक बात क्लियर कर लेना, विद इन अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट यहां पर, क्योंकि एजेंट के काम के लिए किसी भी प्रिंसिपल को जूते तभी पड़ते हैं, प्रिंसिपल तभी रिस्पॉन्सिबल होता है जब काम विद इन अथॉरिटी किया गया। आपको मैंने एजेंट अपॉइंट किया कि आप गुड्स, मेरे बिजनेस के लिए गुड खरीद सकते हैं, गुड्स बेच सकते हैं, मर्केंटाइल एजेंट। अब बिजनेस को ही बेच दो तो नॉट, दिस इज नॉट इन योर अथॉरिटी। जो अपीरेंट अथॉरिटी आपको दी गई है, उस अथॉरिटी के अंदर है कि आप जो भी काम करोगे उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है, फर्म बाउंड है। क्लियर बात है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। यही चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है कि थर्ड पार्टी के सामने किसी पार्टनर का स्टेटस क्या रहता है, पार्टनर का वहां पे रोल क्या है। थर्ड पार्टी के सामने पार्टनर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रखता है तो उसको फर्म के अकॉर्डिंगली कैसे देखा जाएगा। तो हम ये समझ के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो पार्टनर है अगर वो फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा है, जो फर्म का यूजुअल बिजनेस है उसी कोर्स में काम कर रहा है, तो इन दैट केस हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, तो माना जाएगा फर्म को। हाँ, जैसे हम चार पार्टनर है, हमारा रेस्टोरेंट है, हम खाने पीने का सामान खरीदते हैं सप्लायर वगैरह से। उनमें से एक सप्लायर है जो फ्रोज़न फूड भी सप्लाई करता है और बियर भी सप्लाई करता है। हालांकि हमारा रेस्टोरेंट विदाउट लिकर वाला है, हम तो उससे फ्रोजन फूड मंगाते हैं। एक दिन रात को 11 बजे मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला तू बियर भी बेचता है ना यार? बोला हाँ। मैंने कहा ले 2 कैन भेज घर पे। या विस्की बेचता है ना? हाँ। 2 खंबे भेज दे घर पे और बिल ऑफिस के हिसाब में लिख लेना। दैट एक्ट इज नीदर पार्ट ऑफ बिजनेस। ना तो हम फर्म में खरीदते हैं उससे कभी, भाई हम उससे फ्रोजन फूड खरीदते हैं, लीकर थोड़ी खरीदते। और दूसरी बात, रात को 11 बजे घर पे मंगा रहा हूँ, ऑफिस में थोड़ी मंगा रहा हूँ। तो ना तो ये अथॉरिटी का पार्ट है और ना अपीरेंटली अथॉरिटी में दिख रहा है। देखो, एक अथॉरिटी का पार्ट होना अलग बात है, एक अपीरेंट दिखना अलग बात है। जहां चीज अपीरेंटली ही दिखती है कि यार ये उस व्यक्ति की अथॉरिटी में नहीं है, उस एजेंट की अथॉरिटी में नहीं है, और थर्ड पार्टी अगर वहां पे एक्ट करती है तो वहां गलती थर्ड पार्टी की है। अब समझ रहे, अगर मैंने घर पे मंगाया, कल अगर वो फर्म से पैसा मांगे थर्ड पार्टी, फर्म मना कर दे साहब नहीं देंगे, तो सूट फाइल नहीं कर सकता वो सप्लायर लीकर के लिए फर्म पर, क्योंकि क्लियर दिख रहा है यार। वो पार्टनर कहेंगे बाकी कि हमने आज तक कभी बियर खरीदी, हमारा काम ही नहीं, हमारा रेस्टोरेंट में हमारा काम ही नहीं था। आपको पता है इस बात की? आपको नॉलेज है कि हमारे बियर में हम हमारे रेस्टोरेंट में हम लीकर सभी नहीं करते। और दूसरी बात, रात को 11 बजे वो घर पे मंगा रहा है, तो अपीरेंटली अथॉरिटी का हिस्सा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यानी एजेंट
अगर फर्म के बिहाफ पर और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ भी एक्ट करे, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की वाइफ को छेड़ दे, तो यहां पे दोनों एजेंट प्रिंसिपल वाली बात नहीं है साहब, यहां उनका पर्सनल मामला है। अब समझिए हम क्या कह रहे हैं कि एक पार्टनर की एक्टिविटी के लिए बाकी पार्टनर सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो एक्टिविटी फर्म के बिहाफ पर की गई हो, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई हो और अपरेंटली क्लियर दिख रहा है कि भैया ये ठीक है फर्म के लिए है, तो थर्ड पार्टी आपको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करा सकती है, अदरवाइज नहीं करवा सकती है। और विद इन अथॉरिटी, अब यहां पे पार्टनरशिप एक्ट में कुछ अथॉरिटीज डिफाइंड है कि ये सारे काम तो पार्टनर कर सकता है अपने हिसाब से, जैसे गुड्स परचेज करना है तो एक पार्टनर को बाकी पार्टनर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रेस्टोरेंट और मैं किसी दुकान पे जाके बोलता हूँ भैया 2 बोरी आटा, इतना सब्जी, इतना गेहूं, ये जो भी सामान है इस रेस्टोरेंट भिजवा देना, तो उसके पेमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्म रिस्पॉन्सिबल है। तो गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना ये तो यूजुअल कोर्स में कर सकता है। कुछ मेजर ट्रांजैक्शन है जिनके लिए लिखा गया है कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं होगी, वो अकेला उन ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकता है, यानी अथॉरिटी डिफाइंड एक पार्टनर की पार्टनरशिप एक्ट में। अगेन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट में जो भी चीज़ें डिफाइंड है जनरली उन सबको आप बढ़ा या घटा सकते हो अपने एग्रीमेंट के द्वारा, यानी जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अथॉरिटी डिफाइन है उस अथॉरिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे कैसे पार्टनरशिप में कैसे उनको बढ़ाया घटाया जाता है पार्टनर्स के एग्रीमेंट के द्वारा। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशन में पहला पॉइंट, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या फर्म का एजेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। देखो क्लियर बोला इसने, वो एजेंट ऑफ फर्म है पर किस पर्पस के लिए? बिजनेस ऑफ फर्म के लिए। फर्म के बिजनेस के लिए अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है उसके लिए पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, और पूरी फर्म मतलब इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा क्योंकि वो खुद भी फर्म का एक पार्ट है। अब इसको समझा रखा है कि भैया आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयरिंग प्रॉफिट है कैरिड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो उसी को लेकर इसने बोला कि भैया यहाँ पर एजेंसी होती है, हर पार्टनर फर्म का एजेंट होता है। क्लियर कर दिया उसने कि पार्टनर खुद प्रिंसिपल भी होता है, उसकी एक्ट के लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल होगा। द रूल दैट ए पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शंस। कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शंस हम पहले ही बोल चुके हैं। क्लियर लगना चाहिए कि इट इज फॉर फर्म, जैसे एंड डीलिंग्स बिटवीन द पार्टनर्स दमसेल्फ, चाहे पार्टनर्स के बीच का हो, चाहे पार्टनर्स के बीच का कोई ट्रांजेक्शन, पार्टनर्स के बीच का कोई ट्रांजेक्शन हो, मतलब एक मेल एक फीमेल पार्टनर हो सकते हैं ना बिजनेस में, तो उनके बीच का कोई ट्रांजेक्शन हो, या पार्टनर्स का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने कोई ट्रांजेक्शन हो, दोनों ही केस में आप हमेशा ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि यार पार्टनर रिप्रेजेंट्स फर्म। नहीं नहीं नहीं, हमेशा नहीं है भैया। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय द पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म, फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में इस बात को इसने और क्लियर किया है। देखो क्या लिखता है, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, यानी कोई भी पार्टनर फर्म का एजेंट है तो उसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, वो क्या क्या काम कर सकता है। मैंने कहा था ना एक एजेंट के पास उसकी अथॉरिटी लिमिट तो होगी ना कि भाई इस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया एज एन एजेंट। तो फर्म के लिए पार्टनर के पास क्या क्या अथॉरिटी हो, क्या क्या कर सकता है, उसके कौन कौन से काम के लिए फर्म बाउंड होगी, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, और कौन से काम के लिए फर्म बाउंड नहीं, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं। इंप्लाइड अथॉरिटी का मतलब हम यहां पर उन अथॉरिटी की बात करेंगे जो एक पार्टनर के पास है एज एन एजेंट, यानी वो काम फर्म के बिहाफ पर कर सकता है और उन पर्पस के लिए, उन काम के लिए थर्ड पार्टी फर्म को रिस्पॉन्सिबल लाइबल ठहराएगी। लेकिन जो भी इंप्लाइड अथॉरिटी है उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, ठीक है, जो हम सेक्शन अभी पढ़ रहे हैं उसे ये बात चल रही है। द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन, यहां एकदम प्रॉपर लैंग्वेज पे गौर करना। द एक्ट ऑफ ए पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन, सबसे पहली बात टू कैरी ऑन, पहला क्या, टू कैरी ऑन व्हाट, फर्म्स बिजनेस, टू कैरी ऑन फर्म्स बिजनेस। दूसरा आगे क्या लिखता है, इन द यूजुअल वे, बिल्कुल जो यूजुअल तरीका होता है उस तरीके से,
और तीसरा बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द बिजनेस ऑफ द काइंड, फिर कैरिड ऑन कॉमन आ गया, ऑफ द फर्म एंड बाइंड्स द फर्म। यानी कोई पार्टनर अगर फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए एक यूजुअल वे में कैरी ऑन बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक यूजुअल वे में अगर कोई भी एक्ट, कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्म। कोई भी एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी विद इन द अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है उसी को हम कहते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी। हालांकि क्लियर कर दूं, लॉ में इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं बताई गई कि क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है। लॉ में ये बताया गया है कि क्या क्या इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है। यानी लॉ में ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और बोला कि ये आपके औकात की बाहर है, दीज आर बियॉन्ड योर इंप्लाइड अथॉरिटी। अब आप समझना, आपका एक रेस्टोरेंट कम बार है, आप किसी से लीकर सप्लाई मंगाते हो और आप लीकर कहाँ मंगवाते हो उससे? हमेशा बार पे। भैया बार ऊपर बार है, नीचे उसका गोडाउन है, तो गोडाउन में छोड़ जाए, बार में रख जाए, हमेशा उसे मंगाते हो। एक दिन आप रिसोर्ट में बैठे थे और आपने उसको फोन करके बोला कि ले यार ये रिसोर्ट है, रिसोर्ट में यार कोई दूसरे रिसोर्ट में गए बैठे थे, आपने बोला कि यार यहाँ पे एक पूरा कार्टन भेज दे या एक पूरा कैरेट भेज दे बियर का फर्म के खाते में। अब समझो, इट वॉज नॉट इन यूजुअल वे, इट वॉज नॉट इन यूजुअल वे। यूजुअल वे क्या था? फर्म के प्लेस पर मंगवाना। अब कहीं और मंगवा रहे हो, इट इज नॉट इन यूजुअल वे। अब समझना, यहाँ फर्म को बाउंड नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी की गलती अगर वहाँ भेजती है, थर्ड पार्टी जाने, उसका काम जाने, फर्म अपना पल्ला झाड़ सकती है कि भैया ये तो हमारे लिए नहीं था, या ये हमने नहीं मंगवाया, ये फर्म का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो? तो हर पार्टनर के पास, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वापस बोल देता हूँ वही बात, हर पार्टनर के पास इंप्लाइड अथॉरिटी तक के काम को लेकर फर्म को बाउंड करने की ताकत है, अगर वो काम यूजुअल वे में किया गया है बिजनेस के रिगार्डिंग। In the absence of any uses or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner does not empower him to। एक बार इस लाइन में आप खाली इतना समझ लें कि द इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसके आगे वाली लाइन में समझाऊंगा अभी। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, यानी क्या क्या चीजें उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। पहला, सबमिट। ये सारे बहुत अजीबोगरीब मामले हैं। जैसे क्लियर करो, किसी थर्ड पार्टी ने फर्म पे केस कर रखा है, वो एडमिट कर ले कि हाँ हाँ चलो हमारी गलती, हम गुनहगार हैं, इंप्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड है। अगर एक पार्टनर एडमिट कर भी ले तो भी नहीं माना जाएगा, उसके अथॉरिटी में नहीं आता। फर्म ने किसी और के खिलाफ सूट फाइल कर रखा है, वो विड्रॉ कर ले, वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर ले, या फर्म को कहीं और पार्टनरशिप में डाल दे। हालांकि फर्म आर्टिफिशियल पर्सन है तो टेक्निकली तो पार्टनरशिप में डालना ही गलत होगा, लेकिन फर्म के बिहाफ पर वो कहते यार मैं फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं फर्म के लिए साइन कर रहा हूं फर्म के बिहाफ पर, तो नहीं चलेगा साहब, ये सब काम नहीं कर सकता। पहला पॉइंट क्या? सबमिटेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो समझौता कराने के लिए, कि भैया कोर्ट में नहीं समझौता करा ले। तो कोई डिस्प्यूट दो पार्टी के बीच चल रहा है और आप कोर्ट की बजाय समझौते के लिए जाना चाहते हो, आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहते हो, तो सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिएगी, आप अकेले ये नहीं कर सकते। दूसरा, ओपनिंग ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ऑन नेम। क्लियर करना, बैंक अकाउंट ओपन कराने की अथॉरिटी है लेकिन खुद के नाम पर कराने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप फर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करवाओ तो आप करवा सकते हो, लेकिन खुद के नाम से फर्म का अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो ये अथॉरिटी किसी पार्टनर के पास नहीं है, विद इन अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे फर्म बाउंड नहीं होगी, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो आपको अगर कोई पेमेंट देता है या बैंक अकाउंट खोलता है तो उसमें बैंक जाने, वो पेमेंट देने वाला जाने, उनकी गलती है। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। फर्म ने किसी पे केस कर रखा है, उसको निपटा देना, वाह चलो कुछ मत दो माफ किया, या कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वाह चलो 10 लाख का केस था 5,000 दे दो, 50,000 दे दो, छोड़ दिया। नहीं साहब, कोई एक पार्टनर नहीं कर सकता। डी, विड्रॉ ए सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पर कोई सूट फाइल कर रखा है, उसको आपने विड्रॉ कर लिया, खत्म ही कर दिया। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है, उसके लिए आपने लाइबिलिटी स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और ये ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इन दोनों को मिलाकर सेल परचेज आ गया, कुल मिलाकर सेल एंड परचेज ऑफ
इमूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स खरीदने का अधिकार है, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज और सेल करने का पार्टनर के पास अधिकार नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी तो नहीं है। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म के बिहाफ पर पार्टनरशिप में एंटर होना। तो ये जो ABCDEFG तक आपको पॉइंट दे रखे हैं, 8 पॉइंट आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर है। एक पार्टनर गुड्स परचेज कर सकता है फर्म के लिए, हाँ, फर्म के बिहाफ पर गुड्स का सेल कर सकता है, हाँ, गुड्स को गिरवी रख के लोन ले सकता है, हाँ, कहीं दिक्कत है क्या? इन 8 पॉइंट में जो बात नहीं लिखी वो सारे काम कर सकता है फॉर द बिजनेस, है ना। आप बोलो कि अपनी पार्टनर की वाइफ को छेड़ सकता है, नहीं। कोई पार्टनर अगर अपोजिट जेंडर का हो तो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकता है। ये सब आउट ऑफ बिजनेस की बातें, हम ऐसी फालतू बातों पे फोकस ना करें, विद इन बिजनेस की बात कर रहे हैं। गुड्स सेल कर सकता है, हाँ, गुड्स परचेज कर सकता है, हाँ, गुड्स गिरवी रख के प्लेज करके लोन ले सकता है, हाँ, ऐसे भी लोन ले सकता है, हाँ, गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे उसका पेमेंट कर सकता है, हाँ, डेटर को हमने गुड्स बेचा था उससे पेमेंट रिसीव कर सकता है, हाँ, किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट पे रख सकता है, हाँ, ये सब अधिकार है उसके पास। हाँ, अगर बाकी पार्टनर ऑब्जेक्शन कर लेंगे तो वापस जो हमने रूल पढ़ा था, अगर किसी का ऑब्जेक्शन हो किसी चीज पर तो फिर सब पार्टनर्स का कंसल्ट किया जाएगा और जो मेजोरिटी में बात हो जाएगी वो डिसाइड है साहब। हाँ, कहीं कहीं कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए होता है, जहां नए पार्टनर को एडमिट करना हो, जहां फिक्स एसेट्स खरीदनी हो, वहां पे हमने पढ़ा था। तो ये सारे काम कर सकता है, ये 8 काम नहीं कर सकता एक पार्टनर। अब जो लाइन लिखी हुई थी ऊपर, हम उसको डिस्कस करते हैं एक बार। इन द अब्सेंस ऑफ एनी यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड, यानी जिस बिजनेस में पार्टनर्स हैं, अगर उस यूजेस और कस्टम्स में कुछ भी नहीं है तो ये एक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है। अब मान लो पार्टनरशिप फर्म है, इनका काम है प्रॉपर्टी की दलाली करना, फिक्स एसेट्स की दलाली करना, फिक्स एसेट्स खरीदना बेचना, काम ही यही, बिजनेस ही यही। अब उस फर्म का ये यूजेस है, ये कस्टम ऑफ ट्रेड है कि कोई भी पार्टनर फिक्स एसेट्स खरीदेगा बेचेगा, वरना व्यापार करेगा ही कैसे। तो वहां पर ये 8 पॉइंट वाले में से फिक्स एसेट्स वाला पॉइंट आप कट कर दो। जैसे 4 सीए ने मिलके एक फर्म बनाई, प्रोफेशनल फर्म है, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं। प्रोफेशनल फर्म्स में फर्म के बिहाफ पर लोन लेने का अधिकार किसी एक पार्टनर को नहीं होता है। इवन फर्म के बिहाफ पर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह साइन करना, एडमिट करने का अधिकार भी नहीं होता। ट्रेडिंग फर्म में होता है, ट्रेडिंग कंसर्न में होता है, क्योंकि रोज ही आप गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो भैया पेमेंट करना, पेमेंट अभी नहीं है, चलो बीआर साइन कर लिया, कर सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन कर सकते हो, लोन ले सकते हो। लेकिन एक प्रोफेशनल फर्म में, सीए की फर्म है, एडवोकेट्स की फर्म, उनमें लोन की जरूरत क्या पड़ती है? उनको कौन सा गुड्स खरीदना, कुछ खरीदना है, वगैरह कुछ खरीदना है तो सारे पार्टनर्स आपस में पूछो, तो ये उनका कस्टम है, उनका ट्रेडिशन है कि वह बीआर साइन नहीं करना पड़ता है, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह साइन, बिल्स पेबल कुछ नहीं करना पड़ता है, वहां पर उनकी जरूरत ही नहीं होती। तो अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर लोन ले, वो उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है। कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर किसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, प्रोमिसरी नोट लिखे, ये सब उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है। यानी जो 8 पॉइंट एम्प्लॉयड अथॉरिटी के डिपेंड करेंगे बेसिकली आप किस बिजनेस में हैं, आपके बिजनेस का कस्टम कैसा है, उसका ट्रेडिशन कैसा चला आ रहा है। इस कस्टम और ट्रेडिशन के बेसिस पर 8 में से कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। जैसे हमने कहा ना, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग के ही पार्टनर्स हैं तो फिर तो वहां पे ये जो 2 पॉइंट एक्वायर और सेल वाला पॉइंट था ये हट जाएंगे। एक्ट बियॉन्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाली जो चीजें थी वो रिड्यूस हो जाएगी, उनकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी बढ़ जाएगी पार्टनर्स की। और जहां पर हम लोगों ने बात की पार्टनर्स ऑफ सॉलिसिटर्स फर्म की या सीए फर्म्स की, तो वहां पर उनकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी कम हो जाएगी। लोन लेना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आता है पर वहां नहीं आएगा, वहां 8 के साथ साथ एक नवा पॉइंट आ जाएगा, लोन लेना। दूसरा पॉइंट आ जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट वगैरह एक्सेप्ट करना, साइन करना, बनाना, इन उनके बिहाफ पर कोई लायबिलिटी जनरेट करना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके या प्रोमिसरी नोट लिखकर ड्रॉ करके लायबिलिटी राइज की जाती है ना, लायबिलिटी राइज करने का अधिकार नहीं है। तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाला सारा कस्टम आपको समझ में आना चाहिए, सारा लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म,
in order to bind the firm, an act or instrument done or executed by the partner or other persons on behalf of the firm shall be done or executed in the firm's name। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी प्रोमिसरी नोट है, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, कुछ भी है, सबसे पहली बात तो फर्म के नाम पर होना चाहिए। दूसरी बात, इन एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, और जो मैनर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप फर्म को, चाहे इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली कैसे भी, पर आपका विचार यही है कि आप फर्म को बाउंड करना चाह रहे हो, यानी फर्म के बिहाफ पर काम कर रहे हो। उसका एनालिसिस नीचे आपको समझा रखा है, जो हमने काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस कर लिया। इन 8 काम को छोड़कर बाकी सारे काम एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आते हैं, बट डिपेंड करते हैं ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द बिजनेस में, उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकते हैं। और बाकी काम वैसे आप कर तो सकते हो, लेकिन वो यूजुअल कोर्स में ही होने चाहिए। यहाँ पे मैं लाइन थोड़ी सी पढ़ूंगा। थस से पार्टनर हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म बाय ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम इन द मैटर्स कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस, कनेक्टेड विद द पार्टनरशिप बिजनेस विच आर डन इन यूजुअल वे, यानी बिजनेस के काम होने चाहिए, यूजुअल वे में होना चाहिए, एंड आर नॉट इन देयर नेचर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पार्टनरशिप, उनकी पार्टनरशिप के स्कोप के बाहर नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, हमारे रेस्टोरेंट में बियर सर्व ही नहीं होती, आप बियर मंगवा रहे हो, या हम रेस्टोरेंट में बियर मंगवाते आप कहीं और मंगवा रहे हो, तो या तो पार्टनरशिप के स्कोप के बाहर है या यूजुअल वे नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दैट एन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में डिफर इन डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस में डिफर कर सकती है। वो जो लाइन वहां पे थी, ये एग्जांपल ये दिया भाई, सॉलिसिटर्स की फर्म है और यहाँ पे कोई प्रोमिसरी नोट वगैरह एग्जीक्यूट कर लिया गया, तो बोले नहीं चलेगा साहब, लोन लेना, लोन देना, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकी लायबिलिटी रेज करना नहीं चलेगा। इसने बोला है ए पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर, एक जनरल कमर्शियल नेचर की पार्टनरशिप के पास क्या क्या अधिकार होते हैं पार्टनर्स के। ही में प्लेज और सील द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्लियर करना, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में लिखना चाह रहा था गुड्स, यहाँ मिसप्रिंट है टेक्निकल, यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी था, वो मूवेबल वर्ड लिखा नहीं है, जो भी गलती है उनकी गलती है। ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ, गुड्स खरीद सकता है, बेच सकता है, मनी बोरो कर सकता है, डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डेट का पेमेंट कर सकता है, ड्रॉ, मेक, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, नेगोशिएट, प्रोक्योर, कुछ भी डिस्काउंट वगैरह कुछ भी करा सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स या चेक्स वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एम्प्लॉयड अथॉरिटी। सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनर्स जो है वो एजेंट है, फर्म के बिहाफ पर काम कर सकता है। दूसरा हमने कहा कि क्या क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो क्या क्या कर सकता है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एक्ट बियॉन्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी हम लोगों ने देख लिए, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर बिजनेस टू बिजनेस वारी करता है, ये हमने समझ लिया। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, और बढ़ाने और घटाने वाली बात को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज आप जेन्युइनली समझना, एकदम नॉर्मली, मैं आगे लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, एकदम अपने कॉमन सेंस को लगाकर समझने की कोशिश करना। 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, हमको एक के लक्षण कम समझ में आते हैं, हमको लगता है ये इसका भरोसा थोड़ा कम है, हालांकि होशियार बहुत है बिजनेस में, टैलेंट बहुत है, लेकिन ट्रस्ट हम कम करते हैं। तो हमने इसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू रिसीव पेमेंट, एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू रिसीव पेमेंट हटा दी कि भैया तू पैसे रिसीव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति से, ना तो तू गुड्स बेचेगा, ना लोन लेगा गुड्स गिरवी रख के, और ना ही क्रेडिटर से डेटर से पैसे रिसीव करेगा। ये तेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है। आपस में डिसाइड हुआ, और ये कोई भी डिसाइड होगा ऐसा तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से होगा। कोई भी एक पार्टनर या मेजोरिटी ऑफ पार्टनर बाकी पार्टनर्स के अधिकारों को नहीं छीन सकते, कंसेंट ऑफ ऑल, इसको भी मानना पड़ेगा। ये बोल दे मैं नहीं मान रहा हूँ तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, और तो क्या। लेकिन ठीक है ना, कई बार क्या होता है, उसको पता होता है कि साहब मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझे धंधे में रख रहे हैं जो बढ़िया है, ये धंधा साथ में नहीं करेंगे तो मेरा तो वाट लग जाएगा, वाट लग जाएगी, तो ये इसको पता है, इसलिए इसने भी हाँ कर दिया। यानी ये जो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा एम्प्लॉयड अथॉरिटी का, वो ध्यान रखना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर से होगा, नीदर वन नॉर मेजॉरिटी, कुछ भी काम नहीं करेगी, कंसेंट ऑफ ऑल ही चाहिए। तो ये मान गया। इनके बीच में रूम में बैठ के बात हुई, चारों के बीच में, कि इसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है पेमेंट रिसीव करने की, गुड्स सेल करने की कैश में, या गुड्स गिरवी रख के लोन लेने की, या किसी भी तरह से लोन लेने की अधिकार इसके पास नहीं है। एक फर्म का डेटर, उस बेचारे को नहीं पता ना कि इनके रूम में इनके बीच में क्या बात हुई, उसको तो नहीं पता। उसको फर्म को पेमेंट करना था, वो आ रहा था, रास्ते में भैया मिल गए, फर्म के गेट पे भैया मिल गए, बोला अरे पार्टनर भैया, पार्टनर भैया, पार्टनर भैया, ये पेमेंट आपकी फर्म को मुझे देना था, ये आप रिसीव करो।
इसने फर्म को पेमेंट, मतलब इस व्यक्ति को पेमेंट दिया जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, पेमेंट देके चला गया। अब इसके पास अथॉरिटी नहीं है पेमेंट रिसीव करने की, ये बाहर वाले को कैसे पता पड़े यार? और जिस बाहर वाले को पता नहीं है वो तो जनरल बात मान के चलेगा ना। जनरल क्या है? जनरल क्या है कि एक पार्टनर के पास गुड्स बेचने की और बेचे हुए गुड्स का पेमेंट रिसीव करने का अधिकार होता है। 8 पॉइंट हमने पढ़े, उनके अलावा बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, पर 99% बिजनेस में वो 8 पॉइंट अप्लीकेबल है कि वो 8 बियॉन्ड अथॉरिटी, बाकी तो विद इन अथॉरिटी है। तो और बाहर वाले व्यक्ति को क्या पता पड़े कि यार ये छोटा आदमी, इसको अथॉरिटी नहीं, क्या पता पड़े? तो वो पेमेंट देके चला गया। कल फर्म बोले कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट येट। फर्म क्या बोले? वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट येट, हमने पेमेंट रिसीव ही नहीं किया। इसने पूछा क्यों रिसीव नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि इस पार्टनर की अथॉरिटी नहीं थी पेमेंट रिसीव करने की। तो ये बोले सालो मेरे को क्या पता, तुमने बताया मेरे को? हरामखोर कुत्तों, तुम बताते नहीं हो फिर ऐसे करते हो। सॉरी, वो गाली वगैरह क्या होता है बीच में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए बोल देता हूँ ना, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है। थोड़ा क्या आप लोग बोर फील ना करो तो कभी कभार वो टाइम पास में कर लेते हैं। चलिए अब लॉजिकल समझना, यानी अगर किसी पार्टनर की अथॉरिटी को आपने रेस्ट्रिक्ट किया है तो यू हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। जिस आउटसाइडर को उस बात की जानकारी नहीं होगी, वो अगर उस पार्टनर से ट्रांजैक्ट करता है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए फर्म लाइबल होगी। यानी फर्म को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा ये हमारा छोटा आदमी, इसको पेमेंट मत देना, ये हमारा छोटा आदमी, इसको पेमेंट मत देना, सबको बताना पड़ेगा। आप किसी भी लैंग्वेज में बताओ, कैसे भी यूज करो, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीवन, बिकॉज द थर्ड पार्टी or the one who does not have any idea about the restriction on his implied authority may transact with him and the firm will be held responsible for that transaction. ठीक है साहब? एक्सटेंशन के केस में पब्लिक नोटिस देने की, जनता को जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हमने बोला कि यार देखो यार, फिक्स एसेट्स वगैरह हमको खरीदनी रहती है, ऑफिस डेवलप करना, फैक्ट्री डेवलप करनी है, ये सारा मामला है ना डी संभालेगा। डी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, ये सारा काम तेरे को संभालना है डी, यार तू ये सारा काम संभाल, हम बाकी चीज संभाल रहे हैं ना। तो नई फैक्ट्री की जमीन खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, हमको सारा काम करना, तुझे संभालना। हमने डी को फिक्स एसेट सेल परचेज का अधिकार दे दिया, सारे पार्टनर से मिलकर डी को बोला तेरे पास अथॉरिटी है, और पब्लिक नोटिस नहीं दिया इस बात का, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो यहां देने की जरूरत है भी नहीं। आप समझना इस बात। जब डी बाहर किसी व्यक्ति से ट्रांजैक्ट करेगा और कहेगा ठीक है फर्म के बिहाफ पर वी आर थिंकिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, दिस लैंड, तो कहेगा बेटा तेरे अकेले के पास अधिकार है क्या हाँ ना करने का? है क्या अधिकार? तो डी बोल देगा तुम बाकी पार्टनर से पूछ लो मेरे पास अधिकार है कि नहीं है। यानी आउटसाइडर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है ना, आउटसाइडर अपने आप इंक्वायर कर लेगा वहां पर, आउटसाइडर अपने आप इंक्वायर कर लेगा, क्योंकि जब आप किसी की अथॉरिटी को बढ़ाते हो, एक्सटेंड करते हो, तो उसको अनयूजुअल अधिकार मिलते हैं, तो बाहर वाला थर्ड पार्टी वैसे भी नहीं हजम कर पाएगा और वो पूछ लेगा बाकी पार्टनर से भैया ये इतनी बड़ी बड़ी जो बोल रहा है इसके पास अधिकार है कि नहीं है, राइट है कि नहीं है। लेकिन जब आप किसी पार्टनर के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हो तो जो उसके यूजुअल राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट होते हैं, एक्सटेंशन में उसको अनयूजुअल राइट्स मिलते हैं। इससे थर्ड पार्टी के पेट में खुजली होगी और थर्ड पार्टी अपने आप पूछ लेगा कि वेदर दिस पार्टनर हैव दिस राइट और नॉट, वो अपने आप कंफर्म करता रहेगा, वो उसकी मर्जी। लेकिन जब आपने रेस्ट्रिक्ट किए तो उसको क्या पता पड़े थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपने उसके यूजुअल अधिकार रेस्ट्रिक्ट किए, तो यूजुअली होते हैं सबके पास, उसको क्या पता पड़े। तो इन केस ऑफ रेस्ट्रिक्शन नोटिस देना कंपल्सरी हो जाता है। द पार्टनर्स इन ए फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर या पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर या पार्टनर्स के अधिकार को बढ़ाया जा सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनी सच रेस्ट्रिक्शन, एनी एक्ट डन बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म which falls within his implied authority binds the firm। यानी इस रेस्ट्रिक्शन से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी एक्ट अगर किसी पार्टनर ने किया है फर्म के बिहाफ पर, उसकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी जो जनरली होती है उसके अंतर्गत, तो फर्म बाइंड होगी अनलेस द पर्सन विथ हुम ही इज डीलिंग नोज द रेस्ट्रिक्शन। यानी उस थर्ड पर्सन को जब तक रेस्ट्रिक्शन की जानकारी नहीं है तब तक तो फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगी ही रहेगी। एंड डज नॉट नो और बिलीव दैट द पार्टनर टू बी ए पार्टनर, और उसको पता ही नहीं कि पार्टनर है,
उसको पता ही नहीं कि पार्टनर है या क्या है, वो तो फर्म के बिहाफ पर एक व्यक्ति से ट्रांजेक्ट कर रहा है, उसको क्या पता है पार्टनर है कि वहां का एम्प्लॉय है क्या है, वो तो उस फर्म के बिहाफ पर उसे ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, बिल्कुल होगी सर, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल देखिए, एनालिसिस का समझाया गया है। फोर्थ पॉइंट इसमें, पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो पहले हमने पढ़ा कि क्या क्या अधिकार, मतलब थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो हमने कहा एजेंट है। फिर हमने कहा एजेंट की अथॉरिटी क्या, तो भैया एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बाकी एक हटा दिए। फिर हमने कहा अथॉरिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, हाँ साहब। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि इमरजेंसी के केस में वो थर्ड पार्टी के साथ क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है, फर्म को कहां तक बाउंड करने का अधिकार रखता है। यानी जो पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना कि एक पार्टनर का थर्ड पार्टी से रिश्ता क्या है, बेसिकली पॉइंट ये समझाना चाहता है कि एक पार्टनर फर्म को बाउंड करने की, फर्म को बाइंड करने की कितनी अथॉरिटी रखता है, कितनी पावर रखता है, यानी पार्टनर के किस किस काम के लिए फर्म लायबल रिस्पॉन्सिबल होगी। अब इन केस ऑफ इमरजेंसी में लिखा है कि अगर फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्म के बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म और द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर कोई पार्टनर, एक इमरजेंसी का केस है, सोच समझ के, सूझबूझ के, उस परिस्थिति में जो उसको सही लगे वो जो भी निर्णय ले ले, उस निर्णय के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। हमने एक पॉइंट पढ़ा था राइट्स एंड ड्यूटीज में, इंडेमनीफाई वाला। तो हमने कहा था, आग वाला एग्जांपल लेते, रात को अचानक आग लग गई, तो फर्म उस केस में इंडेमनीफाई किसको करना पड़ेगा, कौन इंडेमनीफाई करेगा, कौन करेगा इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई कौन करेगा, फर्म। यानी अगर पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर इमरजेंसी में कोई भी कदम उठाया जो कि एक प्रूडेंट आदमी की जैसे था, सोच समझ के था, जरूरी था उन परिस्थितियों में और फर्म के भले के लिए था, तो इन दैट केस हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, फर्म। ठीक है। ए पार्टनर has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence। यानी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति खुद के लिए करता उस हर काम के लिए फर्म को कंपनसेट करना पड़ेगा उस पार्टनर को, या वो पार्टनर अधिकार रखता है फर्म के उन कामों को करने का। एक्टिंग अंडर सिमिलर ट्रांजेक्शंस, यानी अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी उसके पर्सनल बिजनेस पे आई होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी पर्सनल केस में आई होती, तो कैसे बिहेव करता, अगर वैसा ही उसने बिहेव किया तो फर्म विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय ए पार्टनर। एडमिशन बाय ए पार्टनर मतलब किसी पार्टनर ने कोई बात बोली, कोई बात एडमिट कर ली, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया फर्म के बिहाफ पर। जैसे अपने मान लो मोटर व्हीकल का, नीचे एग्जांपल दे रखा है, अपने मोटर व्हीकल पार्ट्स का एक बिजनेस है, 3 पार्टनर हैं, चुन्नू मुन्नू और मैं। तो मेरे पास कोई बंदा आया, बोले साहब हमको इस पर्पस के लिए ये पार्ट चाहिए, सुजुकी बाइक है हमारे पास, सुजुकी बाइक में ये वाला पार्ट खराब है, ये ऐसे ये तकलीफ आ रही है, मैंने पार्ट निकल गया, मैंने कहा लग जाएगा, लग जाएगा, मैंने कहा डेफिनेट लग जाएगा, नहीं लगे तो आप मुझे वापस ला के देना। मैं एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर ये एडमिट कर रहा हूं कि पार्ट लगेगा, या मैं ऐसा बोल दूं मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि पार्टनर लगे, ये पार्ट लगेगा, ये पार्ट नहीं लगे तो आप वापस रिटर्न ला देना। मैं खाना खाने चला गया, पीछे से उसका पार्ट तो लगा ही नहीं, वो आया वापस, तो उन्होंने कहा साहब उन पार्टनर ने बोला हम नहीं जानते, उन्होंने कहा साहब उस पार्टनर ने बोला हम नहीं जानते, अभी खाना खाने गए हैं, वो आवे तब देना। नो, यू कांट से दिस थिंग। एक पार्टनर ने अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया, किसी भी बात को एडमिट किया फर्म के बिजनेस में, वापस वही बात, ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर, फर्म के बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में अगर किसी भी बात को एडमिट किया, कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए सारे पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो पार्टनर ये बात नहीं बोल सकते कि जब महादेव सर आवे तब आप रिटर्न कर देना, साहब उन्होंने कहा था तो वो जाने, नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको ना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बात साबित हो जाए कि मैंने कहा था तो। यानी एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म के अफेयर्स को लेकर, अफेयर मतलब फर्म के बिजनेस को लेकर, इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, वो फर्म के अगेंस्ट में एविडेंस होगा। इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया तो फर्म के अगेंस्ट में एविडेंस होगा, मतलब फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एविडेंस अगेंस्ट द फर्म मतलब फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और वो मोटर व्हीकल वाला एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है। चलिए दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो वापस आके डिस्कस करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।